नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। ख्याल आपका में बात करेंगे आज वैक्सीन को लेकर सामने आ रही समस्याओं के बारे में, जिसके चलते कई लोग वैक्सीन लगवाने से कतराने भी लगे हैं। आपको बता दें कि वैक्सीन को लेकर कई बीमारियों का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। खासतौर पर लोगों में अब न्यूरोलॉजिकल समस्याएं सामने आने लगी हैं। ग्लेन बॉस सिंड्रोम के केस भी अब सामने आने लगे हैं और अब डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा भी बढ़ने लगा है। और इन तमाम समस्याओं पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं डॉक्टर नरेश चावला, जिनसे हम चर्चा करेंगे इन तमाम समस्याओं के बारे में। डॉक्टर नरेश चावला, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्या न्यूज पर। नमस्कार डॉक्टर नरेश, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि संक्रमण के बाद लोगों में अब न्यूरोलॉजिकल समस्याएं आखिर इतनी तेजी के साथ क्यों बढ़ रही हैं? देखिए, मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, बट छुटपुट साइड इफेक्ट्स हैं जो वो चाहे छोटे से छोटे हो सकते हैं, जिसमें कुछ हल्का बुखार हो सकता है, थोड़ा सा स्किन की एलर्जी हो सकती है। और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अभी तक जो हमने सुनी है वो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि नहीं है। तो देयर आर सम न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स, बट दे आर वेरी वेरी लेस। वो किसी भी वजह से वैक्सीन ना लेने का बहाना नहीं बनना चाहिए और वैक्सीन में कोई रुकावट का वजह नहीं बननी चाहिए, बिकॉज उनका जो रेट है जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की, वो रेट बहुत ही कम है, 0.001% है, और जो कि बहुत ही पासिंग है, यानी कि वो ऐसे साइड इफेक्ट्स आते भी हैं और बहुत जल्दी से पास भी हो जाते हैं। तो इसलिए उनकी बहुत ज्यादा चिंता नहीं की जानी चाहिए कि हमें लार्जर फायदा चाहिए वो इससे एक इंडिविजुअल जो वैक्सीन लगा रहा है और एक कम्युनिटी जो पूरी कौम को, यानी कि जिसमें कि अगर एक हर्ड इम्यूनिटी आएगी उसका फायदा बहुत ज्यादा होगा। तो हमें इस छोटे साइड इफेक्ट्स की परवाह बहुत ज्यादा नहीं करनी चाहिए। जी डॉक्टर नरेश, ये भी जानना चाहेंगे कि क्योंकि जैसे कि आपने कहा ज्यादा समस्याएं नहीं है न्यूरोलॉजिकल की, लेकिन इसके बावजूद जो समस्याएं ये आ रही हैं, हम जानना चाहेंगे किन लोगों को ज्यादा खतरा है कि वो न्यूरोलॉजिकल समस्याओं में घिर सकते हैं, जिन्हें पहले से ही किसी तरह की कोई बीमारी है या फिर जो नए हैं अभी और कोरोना संक्रमण का शिकार हुए हैं। जी, जैसे कि मैंने पहले कहा, न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स आर क्वाइट लेस एंड वेरी वेरी फ्यू, और वो ट्रांजिएंट है। ट्रांजिएंट यहाँ का मतलब कि वो बहुत कम समय रहते हैं, वो अपने आप ही पास ऑफ हो जाते हैं बिना किसी लंबे चौड़े इलाज। आपका सवाल कि किन लोगों में ज्यादा है, तो उनका ये कहा जाएगा बेसिकली दे आर मोर इन जीरियाट्रिक पीपल, जो ओल्ड एज वाले हैं, जो 60-70 प्लस वाले हैं, उनमें ज्यादा पाए गए हैं। और प्लस कोई कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं। यंगस्टर्स में फॉर एग्जांपल जो 25-30-40 साल के लोग हैं, उसमें इतना ज्यादा नहीं पाए। जी डॉक्टर नरेश, एक और नई समस्या जिसका नाम सामने आया है, मैं आपको बताना चाहूंगी, ग्लेन बॉस सिंड्रोम। आखिर ये क्या समस्या है? देखो, ये भी एक किस्म का फ्रैंकली स्पीकिंग, ये भी ग्लेन बॉस सिंड्रोम इतना प्रूव नहीं हुआ है। कुछ केसेस में इसका शक पाया गया है। ये भी एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम ही है, लेकिन इसको बहुत ज्यादा ना माना जाए, बिकॉज ये एक नेशनल टेलीविजन है। हमारा उद्देश्य है कि लोग इससे कोई अननेसेसरी भयभीत ना हो और लोगों को ये ना लगे कि किसी को भी हो जाएगा। ऐसा नहीं हो रहा है। द साइड इफेक्ट्स मैं आपके दर्शकों को बड़ी स्पष्ट शब्दों में बताना पसंद करूंगा। साइड इफेक्ट्स आर मच लेस देन। हमें हर वैक्सीन को जब लगवाते हैं उसकी दो चीजें देखनी होती हैं, उसकी एफिकेसी कितनी है, उसका फायदा कितना है, और छुटपुट नुकसान कितने हैं। तो अगर हम दोनों को वे करते हैं तो हमारा महसूस करना है कि जो इससे हम कोरोना से बचना चाहते हैं, वो आने वाली तीसरी वेव से बचना चाहते हैं, वो फायदा बहुत ज्यादा है। तो अगर हम अक्टूबर तक ऑलमोस्ट 65-70 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर देते हैं, जो अभी तक मेरा 35-36 लाख तक पहुंचा है, तो उससे हम जो वेव है, जो हम डर रहे हैं बच्चों में भी आ सकती है, उससे हम काफी हद तक बच सकते हैं। तो मेरे विचार में इसका बहुत ज्यादा डर ना माना जाए। डॉक्टर नरेश, इसी बीच अब बात करेंगे तीसरी लहर के बारे में, जिसकी संभावना तेजी के साथ जताई जा रही है, और ऐसे में डेल्टा प्लस वेरिएंट को तीसरी लहर के लिए संक्रामक माना जा रहा है। तो हम ये जानना चाहेंगे, दूसरी लहर में डेल्टा वेरिएंट सामने आया था और अब डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात हो रही है, दोनों में कितना फर्क है? देखिए, जब ये दूसरी लहर फरवरी या मार्च 2021 में आई थी, उस टाइम 3 किस्म के वायरस हमारे देश में आए थे। एक ब्राजील से, एक इंग्लैंड से और एक साउथ अफ्रीका से। डेल्टा का जन्म हमारे इंडिया में ही हुआ था म्यूटेट होके।
अब ये डेल्टा जब इंडिया से बाहर पहुंचा कुछ देशों में, तो जब ये वापस आया है तो ये डेल्टा प्लस बन गया है। लेकिन जो अभी तक की जानकारी है उसके तहत डेल्टा प्लस पिछले वायरस के मुकाबले में कम से कम 1.5 टाइम्स ज्यादा इन्फेक्शियस भी है और घातक भी है और लिथल भी है। इसका अटैक ज्यादातर लंग्स पे बहुत ज्यादा आता है। ये लंग्स को बहुत जल्दी उनको है, ब्रीदिंग के काबिल बनते हैं, वो फाइब्रस हो जाते हैं, उसमें फाइब्रेशन शुरू हो जाता है। तो उस तहत हम ये मान के चलेंगे, क्योंकि अभी डेल्टा प्लस के केसेस इंडिया में बहुत ज्यादा नहीं है अभी तक, क्योंकि अभी तक 50-60 केसेस की काउंटिंग चल रही है, तो अभी तो हमारी जानकारी थोड़ी लिमिटेड है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि ये पिछले वायरस के मुकाबले में ज्यादा घातक है। जी, क्योंकि साफ तौर पर ये कहा जा रहा है विशेषज्ञों की तरफ से भी कि डेल्टा प्लस से फेफड़ों की कोशिकाओं के लिए खतरा बेहद बढ़ जाता है, जिससे कई गंभीर बीमारियां भी जन्म ले सकती हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल ठीक कहा, मैंने पहले ही बोला है, ये लंग्स को बहुत, यानी कि फेफड़ों की कोशिकाओं को बहुत ज्यादा इन्फेक्ट करता है। उससे जो फेफड़े में सांस लेने की क्षमता बहुत जल्दी समाप्त हो जाती है। तो जब सांस लेने की क्षमता नहीं होगी तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी तक जो हमारी जानकारी है वो यही कहती है कि डेल्टा प्लस काफी इन्फेक्शियस भी है और लीथल भी है। जी, डॉक्टर नरेश, ये भी जानना चाहूंगी, पहले से ही वायरस से संक्रमित हो चुके या वैक्सीन लगवा चुके लोग भी इस वेरिएंट की चपेट में दोबारा आ सकते हैं, तो क्या ऐसे लोगों को कितना खतरा है उन लोगों के मुकाबले जो कभी कोरोना की चपेट में नहीं आए हैं? देखिए, मैं ये स्पष्ट बता दूं कि कोई भी वैक्सीन अपने आप को 100% सेफ नहीं कहती है। 1% to 90% तक होती है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, जिस भी व्यक्ति ने वैक्सीन लगवा ली है उसके कोविड-19 से मरने के चांसेस या आईसीयू में जाने के चांसेस या सीवियर डिसीज होने के चांसेस काफी कम होते हैं। देखो, हर चीज की को नापा तोला जाता है, इसका फायदा क्या है और नुकसान क्या है। मैं पहले भी कह चुका हूं, एक इंडिविजुअल यानी कि उस इंसान को फायदा होता है, उससे बचता है। उसके अलावा एक कम्युनिटी या एक हर्ड इम्यूनिटी आती है। अगर वो देश की किसी भी आबादी की 60% तक आबादी को अगर हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है तो वायरस से हम काफी हद तक बच सकते हैं। तो उस तहत वैक्सीनेशन ही हमारे पास एक हथियार है जो हम सब अगर अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है थर्ड वेव जो एक बहुत थ्रेटनिंग है वो शायद कम आएगी या वीक वेव होगी या आएगी नहीं। उसके अलावा आपके दर्शकों को ये मैं स्पष्ट बताना पसंद करूंगा, जब से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है पूरे हिंदुस्तान में और वो इंडिया कभी कहीं कहीं हो रही है, तो लोग बाग थोड़ा सा भूल जाते हैं कि अभी कोरोना काल समाप्त नहीं हुआ है। कोरोना का आतंक कभी तो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसमें घर से फालतू ना निकलना, बेवजह ना निकलना, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, भीड़ भाड़ में शामिल ना होना, ये चीजें, हाथों को सैनिटाइज करना, हाथों को धोना, अपनी इम्यूनिटी का और अपने खान पान का ख्याल रखना, ये बातें हम हिंदुस्तान वासियों को भूलने नहीं चाहिए। डॉक्टर नरेश, जैसे कि डेल्टा प्लस की बात हम कर रहे हैं तो हम जानना ये चाहेंगे कि लगातार कोरोना के म्यूटेंट्स नए सामने आ रहे हैं, तो डेल्टा प्लस वैसे ही इतना घातक बताया जा रहा है, तो क्या अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में और भी कोई नया म्यूटेशन हो सकता है इसमें, और कितने हद तक इसमें म्यूटेशन होने की संभावनाएं रहती हैं? देखिए, कोरोना एक बहुत स्मार्ट वायरस है। जब से पिछले 1.5 साल से इसको हम देख रहे हैं वो बार बार अपने आप को म्यूटेट कर रहा है, तो उसके लिए हमें भी स्मार्ट बनना पड़ेगा। उसको डेल्टा को यहाँ पे हमारे शरीर में वो जमा ना हो पाए, और वो तभी हो सकता है नंबर 1 जब हम कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करेंगे, कोरोना हमें टच भी नहीं कर पाएगा। दूसरा, हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे अपने वैक्सीनेशन से। सो वी हैव टू एक्ट स्मार्टर देन कोरोना। आपका सवाल, क्या और घातक वायरस ये म्यूटेंट या वेरिएंट पैदा हो सकते हैं, तो थियोरेटिकली 100% यस, लेकिन हमें कोरोना को अगर हराना है तो हमें प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ अगर हम एक्ट करेंगे तो हम कोरोना को हरा सकते हैं। जी, डॉक्टर नरेश, मैं चाहूंगा थोड़ा विस्तार से बताएं कि आखिर ये डेल्टा प्लस वेरिएंट काम किस तरह से करता है, या फिर कोरोना के जो नए म्यूटेशंस आ रहे हैं वो किस तरीके से ये नए म्यूटेशंस को पैदा किया जाता है, या नए वेरिएंट्स किस तरह से आते हैं? देखिए, कोरोना वायरस एक आरएनए वायरस है। ये बहुत ही छोटा वायरस है और ये सिंगल स्ट्रैंड वायरस है। ये बहुत तेजी से म्यूटेट करता है। आपको मैं बता दूं, ये कोरोना वायरसेस का म्यूटेट करना कोई नई कहानी नहीं है, ये पहले भी होता था।
इवन जो सिंपल जिसको हम हमेशा कहते थे फ्लू कहते थे या इन्फ्लुएंजा कहते थे, उसका वायरस भी म्यूटेट करता था, लेकिन वो इंसिडेंटली इतना घातक नहीं था। उससे पहले कई वायरसेस आए हैं पिछले कई सालों में, सार्स आया है जो कि इससे ज्यादा घातक हुए हैं। समहाउ कोरोना का जो घातकपना जरा ज्यादा चल गया है वो ये पेंडेमिक में बदल गया है, क्योंकि हमारे पूरी दुनिया में इंटर रेल, इंटर रोड, इंटर एयर ट्रैफिक चलता रहता है। उससे क्या होता है, एक चीज जहां होती है वो फटाफट दूसरी जगह फैल जाती है। आपको याद होगा जब मार्च में हमारे देश में कोरोना वायरस पहली बार आया था, उस टाइम इंटरनेशनल ट्रेवल ऑन था। उसका क्या मतलब, जो जहां हो रहा है, तो पिछले कुछ दिनों आपने समय से पाया होगा कि पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन के रह गई है। उसमें इधर आना जाना, हमारे बच्चे इंग्लैंड जा रहे हैं, लोग काम करने के लिए यहाँ जा रहे हैं, हमारे लोग मिडिल ईस्ट जा रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेवल बहुत बढ़ गया है। उससे क्या होता है, वायरस जहां भी होता है उसको बहुत तेजी से फैलने का मौका मिल जाता है। तो उसी के तहत ये जो डेल्टा प्लस वायरस है ये भी उस तहत फैलता है। ये तो बचाव की बात है। हमने कई देशों में देखा है, जो छोटे देश हैं, यूरोप के कुछ देश, न्यूजीलैंड, इजराइल, हांगकांग, ताइवान, जापान, इन्होंने अपने को आपको इस कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हमें भी एक जीवन शैली बनाना पड़ेगा कि मुझे मास्क बाहर से निकल के पहनना ही पहनना है। उसको ये नहीं कि पुलिस वाला देख रहा है तो हम पहन लेंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे, ये सब गलत है। तो हम हिंदुस्तानियों को भी एक जीवन शैली को इख्तियार करना पड़ेगा जो कि कोरोना नॉर्म्स को फॉलो करेगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है, चाहे कोरोना के कितने भी खतरनाक वायरस आते रहें, हम उनसे बच सकते हैं। जी डॉक्टर नरेश, इसके साथ ये भी जानना चाहूंगी मैं आपसे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों में एंटीबॉडीज अब बन चुकी हैं उनमें भी ये जो वायरस है अपना असर दिखा रहा है। तो ऐसे में क्या ये मान लिया जाए कि एंटीबॉडीज बनने के बाद भी इस वायरस का खतरा बरकरार है और उसके बाद ऐसे लोगों में ही नया म्यूटेशन भी जन्म ले सकता है? देखिए, जो एंटीबॉडीज बन रही हैं वैक्सीनेशन के बाद, एंटीबॉडीज बनने के दो जरिए हैं। एक तो जैसे कि सेकेंड वेव में या फर्स्ट वेव में जिस जन को कोविड-19 हुआ था उसमें नेचुरल इम्यूनिटी आ जाती है। उसके ऊपर से जो हम ये वैक्सीनेशन लगा रहे हैं, बहुत बहुत तेजी से ये अभियान हमारे देश में चल रहा है, उससे काफी फायदा मिलेगा। तीसरा, जो हम लोगों को पिछले कुछ समय से लोगों को हम बाहर से खराब खाने के लिए मना करते हैं और लॉकडाउन लगे ही हुए थे, तो उम्मीद की जाती है कि लोग पाक हेल्दी फूड खाएंगे जिससे उनकी इम्यूनिटी डेवलप होगी। जिस हेल्दी फूड में प्रोटीन फूड ज्यादा होता है और जंक वगैरह नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों एक जरिए हैं जिसके जरिए हमें अपनी जहां तक आपका प्लस इनफेक्ट कर सकता है, तो आंसर इज यस ऑल्सो एंड नो ऑल्सो। यस इसलिए कि कुछ लोगों में इम्यूनिटी कम होती है, जो कि स्पेशल क्लास है, जिसमें ओल्ड एज है, जिनको की कोमोर्बिडिटीज हैं, जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, डिस्लिपिडीमिया है, जो लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, जिनको HIV है, जिनको कोई और इम्यून कॉम्प्रोमाइज डिसीज है, ये सब वर्ग हमारे देश में ऐसा वर्ग है जिनको की इम्यूनिटी कम होने की वजह से कोरोना कभी भी इन्फेक्ट कर सकता है। इन रिस्क पेशेंट्स को ज्यादा बचाना ही हमारी कोशिश है। तो डॉक्टर नरेश, जैसे जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं और उनमें एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, तो क्या ये संभावना भी है कि कुछ समय बाद उनकी इम्यूनिटी वापस से कमजोर पड़ जाए? हर वैक्सीन की एक मियाद होती है, उस मियाद के बाद वो कमजोर हो सकती है। उसके लिए जैसे जैसे समय बढ़ेगा और हमारी रिसर्च बढ़ेगी, हो सकता है उनको एक बूस्टर इंजेक्शन की जरूरत पड़े। ये सब इट इज वेरी डायनामिक, इट कैनॉट बी स्टेटेड नाउ। इसके लिए स्टडीज ऑनगोइंग चलती रहती हैं, रिसर्च और शोध चलता रहता है, और जैसे जैसे स्थिति बदलेगी वैसे वैसे हम लोग इन्फॉर्म करेंगे, वो ऐसी अपनी गाइडलाइन इशू करेगा। जी डॉक्टर नरेश, इसी के साथ ये भी जानना चाहिए, मानसून आ चुका है और ऐसे में भी कई समस्याएं लोगों को देखने को मिलती हैं। सर्दी जुकाम भी मानसून के समय में काफी लोग हैं जिन्हें हो जाता है, और ऐसे में डेल्टा प्लस का भी डर है। तो ऐसे में कैसे पता लगे कि इंसान को मामूली सर्दी जुकाम या डेल्टा प्लस के लक्षण है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि मानसून में हर साल जब मानसून आता है तो हमारे देश में सब शहरों में देखा गया है कि कई बीमारी मॉस्किटो से फैलती हैं, जिसमें डेंगू भी है, चिकनगुनिया भी है और मलेरिया भी है। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा भी पैर मारता है और बीमारियां जिसमें कि हैजा और टाइफाइड वगैरह भी चलती हैं। तो अभी तो मैं अपने देशवासियों को इतना ही कहूंगा
कि अपने खाने का ख्याल रखिएगा, बाहर के एक्सपोज फूड्स मत खाइएगा, और प्लस जो मच्छर से बचने के लिए जो उपाय हैं वो म्यूनिसिपैलिटीज ऑल ओवर अक्रॉस इंडिया भी जरूर करें, लोग वक्त अपना ख्याल खुद भी रखें। जहां तक बात है कि कोई बुखार जब एक पेशेंट ओपीडी में घुसता है तो डॉक्टर कैसे फैसला करेगा, ये कोई बहुत आसान चीज नहीं है, बट आई थिंक एनी एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर बड़ी आसानी से अपने क्लिनिकल स्पेक्ट्रम से और कुछ सिंपल ब्लड टेस्ट से रूल आउट कर सकता है। और जहां तक कोरोना को कंफर्म करने की बात है, उसके लिए RT-PCR टेस्ट हमारे देश में अब बहुत ही इजीली अवेलेबल है। ऑलमोस्ट पीक पे 15-16 लाख। डॉक्टर नरेश, जब दूसरी लहर आई थी और कोरोना का नया वेरिएंट आया था तो ज्यादातर टेस्ट थे जिसमें डिटेक्ट ही नहीं हो पा रहा था कि इंसान पॉजिटिव है या नहीं है। खासतौर पे जब रैपिड कोविड टेस्ट था उसमें नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में पता चलता है कि इंसान की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। तो ऐसे में क्या मान लिया जाए डेल्टा प्लस के लिए कौन सा ऐसा टेस्ट है जो कराना सही रहेगा? इसमें कोई शक नहीं है, रैपिड एंटीजन टेस्ट को कभी भी फुल प्रूफ टेस्ट नहीं माना गया। उसकी पॉजिटिविटी बहुत कम होती है, उसके फॉल्स नेगेटिव बहुत ज्यादा आते हैं। लेकिन जो RT-PCR टेस्ट है उसका भी लास्ट वे में देखा गया था, कुछ लोग उसमें नेगेटिव होते थे लेकिन वो पॉजिटिव पाए जाते थे। तो उसको करवाने के लिए अगर डिग्री ऑफ सस्पिशन बहुत ज्यादा है तो दूसरे कुछ ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं, जिसमें CRP भी होता है, CFM भी होता है। तो ऐसे कई टेस्ट, LDH भी होता है, जो कि सपोर्टिव के रूप में होते हैं। वो किसी भी डॉक्टर को अगर शक ज्यादा होता है, अगर पेशेंट को निमोनिया आ रहा है तो उसका HRCT स्कैन करा जाता है। तो इट इज ए होल आर्मामेंटोरियम, लेबोरेटरी का एक पूरे हथियार हैं जो डॉक्टर के पास होते हैं, जिससे अगर शक की बिना ज्यादा है तो वो टेस्ट करवा के कंफर्म किया जा सकता है। जी, और इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या कुछ एहतियात है जो वो बरत सकते हैं, जो शुरुआती लक्षणों को पहचान कर लोग अपने आप को इस संक्रमण से बचा सकते हैं? और दूसरा सवाल मेरा ये भी रहेगा आपसे कि डेल्टा प्लस का भी इलाज क्या घर में क्वारंटीन होकर किया जा सकेगा? सब डरों के बावजूद एक बात मैं स्पष्ट शब्दों में आपके दर्शकों को बताना पसंद करूंगा, अप टू 85 to 90% COVID-19 कैन इजिली बी मैनेज्ड while in home quarantine only। उसमें पेशेंट घबराए नहीं। होता क्या है कि हमारे देश के मरीज जल्दी घबरा जाते हैं, इधर उधर ऑक्सीजन ढूंढना शुरू कर देते हैं, वो एसेंशियल मेडिसिन के इंजेक्शन को होल्ड करना शुरू कर। ऐसा क्या कोई जरूरत नहीं है। आप चुपचाप अपने घर में रहिएगा, क्वारंटीन कर लीजिएगा, अपना मास्क जरूर पहनिएगा, अपने हाइड्रेशन यानी कि पानी का ख्याल रखिएगा, अपने नॉर्मल न्यूट्रिशन यानी कि खाने का ख्याल रखिएगा, और अपने फैमिली फिजिशियन के टच में रहें, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, चाहे टेलीफोन के थ्रू। उससे आपको गाइडेंस मिलती रहेगी। इट इज ओनली जब 6-7वें दिन कुछ केस जब बिगड़ने होते हैं तब हमें इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होती है, जिसमें HRCT भी होता है और ब्लड टेस्ट भी होते हैं। लेकिन ज्यादातर केस 7वें दिन तक अपने आप ही ठीक होते नजर आते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा छटपटाने की जरूरत नहीं है। कहते हैं नॉलेज इज पावर। जिस जन के पास नॉलेज है और वो अपने डॉक्टर के टच में है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसे लोग बार बार उनको अस्पताल भागने की या ICU को कैप्चर करने की जरूरत नहीं होती है। जी, डॉक्टर नरेश रावरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी तमाम जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो ख्याल आपका, हमें फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्य न्यूज।